जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे पादपों में परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। कि पादपों में यानी पेड़ पौधों में, पादपों का मतलब कि पेड़ पौधा, छोटा पेड़ पौधा भी हो सकता है, बड़ा पेड़ पौधा भी हो सकता है, मतलब कि उसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे आ सकते हैं। जो काई हुई लगता है ये सब भी पादप हैं सब, मतलब समझते हैं। काई का मतलब होता है शैवाल। तो शैवाल मतलब बहुत छोटा से लेकर बहुत बड़ा पौधा तक को हम एक ही साथ बोलना होगा तो बोल देंगे पादप यानी प्लांट। ठीक, तो इन सब में परिवहन होता कैसे है इसी के बारे में पढ़ना है। हम आपको बताए हैं बाबू कि परिवहन आखिर होता क्या है। तो परिवहन मतलब कुछ नहीं, एक चीज को उठा के दूसरे जगह पहुंचा देना परिवहन है। ठीक, तो हम यहाँ से मार्कर को उठा के यहाँ रख दिए, मतलब परिवहन हो गया। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह रख देना क्या होता है, परिवहन होता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है उसको। ऐसे हमारे शरीर में होता था, हमारे शरीर में भोजन का परिवहन होता था, ऑक्सीजन का परिवहन होता था, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता था। ठीक, तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो बाबू प्लांट जो होता है यानी पौधे जो होते हैं एक जगह खड़े रहते हैं सब। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन का क्या क्या जरूरत है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं एक जगह खड़े रहेंगे सब, इनमें बस चाहिए जो हमको, मतलब कि ऑक्सीजन चाहिए होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है उसको भोजन बनाने के लिए, पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए, जो कि पत्ती में ही आ जाता है पहले ही से। ठीक, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत क्या है, पेड़ पौधा में कौन चीज ढोना है। ठीक, तो देखिए पेड़ पौधों में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों है। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत इसलिए है कि पेड़ पौधों में जल को पहुंचाना है। भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है बाबू, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, खुद बनाते हैं। हम तो है पेड़ पौधा से वो फल तोड़ेंगे खा जाएंगे, उन्हीं सब का भोजन चुरा के हम खाते हैं, लेकिन वो खुदे बनाते हैं सब। और उस भोजन को बनाने के लिए उन सबको चाहिए होता है जल यानी पानी, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो तो हमारे चारों तरफ वातावरण में ऐसे ही हवा में फैला होता है। पेड़ पौधे उसको ले लेते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना नहीं पड़ता है, बस ग्रहण कर लेते हैं, हो गया। ठीक, लेकिन अब हमको जल चाहिए किस चीज के लिए, हमको प्रकाश संश्लेषण करना है। हमको नहीं, मतलब पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण करना है। अब इसको जल चाहिए पेड़ पौधा को। अच्छा ये कहाँ, पलई पे चाहिए। काहे से कि पत्ता जो होता है ऊपरे होगा ना, पेड़ पौधे में ऊपर ही पत्ता होता है, नीचे तो मोटका तना होता है। तो जल को यानी पानी को धरती से खींचना पड़ेगा। पेड़ पौधे जो होते हैं पानी को कहाँ से लेंगे, तो धरती से लेंगे यानी जमीन से लेंगे। तो जमीन में जो नमी है उसको सोख करके पूरा पलई पे पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना। तो इसको ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। कहाँ से कि हम किसी भी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब पानी को हम जमीन से खींच के सोख के अब पूरा पेड़ पौधा के मतलब पलई पे पहुंचा रहे हैं, शीर्ष पे पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। मतलब कि पेड़ पौधों में जल का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, यानी कि जल का परिवहन करना पड़ेगा। जल को नीचे से जमीन से सोख करके और पेड़ पौधे के शीर्ष पे पहुंचाना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। अब देखो पेड़ पौधे सब भोजन कहाँ बना रहे थे सब, तो पेड़ पौधे सब भोजन जो है अपना हरे भागों में बनाते हैं। और सबसे ज्यादा हरा भाग क्या होता है पेड़ पौधों में, तो पत्ता होता है यानी लीफ होता है। और ये बना भोजन हमारा पत्ती में पहुंचाना है कहाँ, तो भोजन की जरूरत तो पेड़ पौधों के सभी भागों को है, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे डाली हो। कुछ हो तना मतलब वही होता है, तना शाखाएं सभी, मतलब सभी को जरूरत है भोजन की। पत्तियों को भी जरूरत है, लेकिन भोजन बना कहाँ था, बस तो हरे भागों में, मतलब पत्ते में बना था। अब इस पत्ते में से भोजन को उठा के ले जाके सब जगह बांटना है कि नहीं। देखो पेड़ पौधों के सभी डालियों में देना है, तना में देना है, जड़ में देना है, सब में ले जाके भोजन को बांटना है। कहाँ से कि सबको भोजन की जरूरत है। ठीक, तो सबको अगर भोजन की जरूरत है तो सबको भोजन ले जाके देना पड़ेगा पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग को। जैसे हमारे शरीर में हमारी सभी कोशिकाओं को भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही पेड़ पौधों में सभी कोशिकाओं को भोजन की जरूरत होती है, चाहे वो जड़ का कोशिका हो, तना का कोशिका हो, चाहे पत्ते का कोशिका हो। ठीक, अब
इस भोजन को भी पहुंचाना है, तो भोजन को पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाना, तो ये भी अगर एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह रख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें क्या हो रहा है, भोजन को भी तो हम पहुंचा ही रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह, पत्ता से तना में, जड़ में, कई जगह पहुंचा रहे हैं। तो ये भी हो गया ट्रांसपोर्टेशन। मतलब पेड़ पौधों में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है बाबू, तो पानी का यानी जल का, और किस चीज़ का, और भोजन का। ठीक, भोजन का, दो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हम देख रहे हैं पेड़ पौधों में जरूरी हो गया। इनका ट्रांसपोर्टेशन करना ही पड़ेगा, परिवहन करना ही पड़ेगा, इसे काम नहीं चलने वाला। अब देखो, अब खनिज लवणों का परिवहन, ये खनिज लवण क्या होते हैं? खनिज लवण का मतलब, जैसे देखिए कुछ पदार्थों की जरूरत होती है पेड़ पौधों को, मतलब उपापचयी क्रियाएं करने के लिए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, यूरिया हो गया, उसके बाद फास्फोरस हो गया, कई हो गया, जिंक हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं पेड़ पौधों को जरूरी होती हैं। आप अगर देखते होंगे, आप अगर खेती करते होंगे तो आप यूरिया देते होंगे, फास्फोरस देते होंगे, जिंक देते होंगे अपने खेतों में। तो वो हम जो खाद देते हैं, जो भी रासायनिक चीज पेड़ पौधों को हम देते हैं अपने खेत में, वो कहाँ देते हैं? तो वो देते हैं जड़ में। काहे लिए? काहे से कि उसको उस चीज की जरूरत है, पेड़ पौधा को उसकी जरूरत है। इन्हीं सब चीजों को हम क्या बोल देते हैं? इन्हीं सब चीजों को हम खनिज लवण बोल देते हैं। नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, यूरिया को, इन सब को हम खनिज लवण बोलते हैं। अब इन सब की जरूरत है पेड़ पौधों को, क्या है? जरूरत है। अब जरूरत जो है उनको पत्ते में है, कई जगह है, मतलब कि इनके सभी भागों में है, पेड़ पौधों के सभी भागों में। हम एक दिए कहाँ थे, तो हम जरिया में बस डाल देते हैं पेड़ पौधा के, हम सोचते नहीं है कि इसके सभी भागों को जरूरत है। तो जड़ से खींच करके, सूख करके, और उन खनिज लवणों को पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाना है। ठीक, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो तीन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हमें मालूम चला, पानी, भोजन और खनिज लवण का परिवहन। ठीक, उसके बाद एक और परिवहन होता है पेड़ पौधों में, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स का परिवहन। हार्मोन्स क्या होते हैं? जैसे आपके अंदर डोपामीन अगर रिलीज होगा, डोपामीन हार्मोन आपके अंदर निकलेगा, तो आप हंसने लगेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक, तो ये डोपामीन कब निकलता है? जब आपको खुशी मिले किसी चीज की, तो डोपामीन निकलता है, जिससे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे ही पेड़ पौधों में किसी काम को करने के लिए हार्मोन्स होते हैं। हमारे पास दिमाग है, दिमाग से सोचते हैं, हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है कि हमारा हार्ट जो है बीट करेगा कि नहीं। अब कहते हैं कि दिल को धड़कना तुम्हें, अरे यार, तो दिमागवा क्या करता है? दिमाग हमारा कमांड देता है हमारे हार्ट को धड़कने के लिए। ठीक, तब हमारा हृदय जो है धड़कता है। तो पेड़ पौधों में दिमाग तो है नहीं। अब पेड़ पौधों में ये सभी कंट्रोल जो होता है हार्मोन्स से होता है। कुछ केमिकल होते हैं जो रिलीज होते हैं, जो बनते हैं पेड़ पौधों के अंदर, जिससे उनके अंदर का कंट्रोल होता है। जैसे देखिए, अगर फल है, कोई पेड़ पौधा में कोई फल लगा हुआ है, उस फल को पकाना है, तो उसमें एक जाएगा हार्मोन, तभी जाकर के वो फल पकेगा, ऐसे पकेगा नहीं। तो फल को पकाने के लिए हार्मोन, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए हार्मोन, ठीक, वृद्धि हार्मोन जो होता है पेड़ पौधों में होता है, तो इसीलिए पेड़ पौधे हरदम बढ़ते रहते हैं। तो इन सब का परिवहन, अब मान लीजिए कि मतलब फल को पकाने का वो जो हार्मोन्स है कहीं और बना ले जाके फल में पहुंचाना, तो पहुंचाने की प्रक्रिया है क्या? ट्रांसपोर्टेशन ही तो है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हमको चार चीजों का दिखा, जिसमें से तीन चीजों के बारे में आपके सिलेबस में है, तो उन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो जल तथा भोजन का परिवहन, खनिज लवणों का परिवहन और हार्मोन्स का परिवहन आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखिए, हमारे पेड़ पौधे में, मतलब किसी के भी पेड़ पौधों में, कहीं भी कोई भी पेड़ पौधा हो, उसमें इन कार्यों के लिए, यानी जल के परिवहन के लिए और भोजन के परिवहन के लिए दो चीजें पाई जाती हैं। दोनों चीजों को ना हम, जैसे हमारे अंदर था, तो हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक था। क्या क्या था? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम था, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र और लिम्फ परिवहन तंत्र। ठीक, ये दो टाइप के सिस्टम थे हमारे शरीर में। ऐसे पेड़ पौधे जो होते हैं, इसमें नली लगा होता है, नली टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना होता है। एक्चुअली में नली नहीं होता है, नली टाइप का स्ट्रक्चर टाइप का होता है। पेड़ पौधों में ऊपर से नीचे तक पूरा जाल फैला हुआ है वैस्कुलर बंडल का, जिसको हम बोलते हैं संवहन बंडल। ठीक, तो संवहन बंडल जो होता है, यही
इन सभी कामों को करता है। भोजन को पहुंचाएगा, जल को पहुंचाएगा, खनिज लवण का परिवहन करेगा। तो इन सभी चीज़ों को जल के परिवहन के लिए, भोजन के परिवहन के लिए, खनिज लवण के परिवहन के लिए पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? तो एक नली के टाइप का कुछ चीज पाया जाता है। उस नली को हम बोल देते हैं, मतलब देखिए जड़ से लेकर के पूरा पत्ते तक नली का जाल बिछा हुआ है, ठीक, नलिकाओं का। और उसी नलिकाओं को हम क्या बोल देते हैं? वैस्कुलर बंडल, यानी कि संवहन बंडल, ठीक। अब ये संवहन बंडल सिंपल क्या है? तो संवहन बंडल जिसे हम अपने अंदर के परिवहन तंत्र को बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वैसे ये भी है जिसको हम प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल। अब ये वैस्कुलर बंडल यानी संवहन तंत्र, संवहन बंडल, ये क्या है? तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है जाइलम और एक आता है फ्लोएम। इन दोनों चीजों के बारे में आप क्लास 9th में कुछ कुछ परिचित हुए होंगे कि ये जाइलम और फ्लोएम क्या है, ठीक। तो जाइलम जो है ये किसी चीज का परिवहन करने के लिए है और फ्लोएम जो है किसी और चीज का परिवहन करने के लिए। देखिए जाइलम क्या करेगा? जाइलम एक उत्तक है। उत्तक मतलब कि कोशिकाओं का समूह है। जाइलम एक उत्तक है और ये पेड़ पौधों के तनों में पाया जाता है, मतलब सभी भागों में फैला रहता है। नीचे से जड़ से लेकर के ऊपर तक नलिकाओं के रूप में फैला रहता है। एक्चुअली में नलिका नहीं होता है, मतलब नली का काम बस करता है, ठीक। तो जाइलम जो होता है, जाइलम एक उत्तक है जो कि नलिकाओं के रूप में पेड़ पौधों के जड़ से लेकर पूरा शीर्ष तक फैला होता है, जाल टाइप का बना करके, मतलब कि बहुत सारे पाइप के टाइप का बना करके जाल बनाया होता है पूरा पेड़ पौधों में। अब क्या होता है? जाइलम जो है जल का संवहन करता है, मतलब कि जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन करने का मतलब कि पानी को जड़ से खींचेगा, सोखेगा और सोख करके ले जाके पहुंचाएगा पूरा शीर्ष तक यानी पत्ते तक। अब इस जल के साथ साथ जल में ही घुल करके ये खनिज लवण चले जाते हैं। तो मतलब अगर हम जल का परिवहन करा दे, जल को किसी तरह पत्ते तक पहुंचा दे, मतलब हमारा खनिज लवण का परिवहन हो गया, सिंपल, ठीक। तो खनिज लवण, ज्यादातर खनिज लवण इसी जल के साथ घुल करके और चले जाते हैं वहां तक, मतलब पेड़ पौधों के सभी भागों में। तो अब हमको बस पढ़ना है जल परिवहन तंत्र के बारे में और भोजन का परिवहन कैसे होता है इसी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए जल का परिवहन जो होता है यानी पानी जो होता है पेड़ पौधों में किसके द्वारा इसका परिवहन होता है? तो जाइलम एक उत्तक होता है जिसके द्वारा इसका परिवहन होता है। वही कुछ उत्तक नहीं समझ में आ रहा है तो बस समझिए एक नली है। क्या है बाबू? एक नली है जो कि पेड़ पौधा के जड़ से और पूरा शीर्ष तक फैला होता है, यानी कि उनके पनई तक फैला होता है। अब ये नली जो होता है बहुत पतला पतला होता है, केशिका टाइप में होता है, हमको दिखता नहीं है, ठीक। तो बस इतना समझिए, बहुत पतली पतली नलिकाएं हैं जाइलम। तो जाइलम से क्या होगा? जल का परिवहन होगा, यानी पानी जो है पेड़ पौधों के सभी भागों में इसका पानी का परिवहन होगा। पानी को एक जड़ से सोख करके और पूरा पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाया जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब दूसरा आता है फ्लोएम। फ्लोएम भी सेम यही है, सेम और कुछ नहीं है, फ्लोएम भी सेम यही है। फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम भी एक केशिका टाइप का होता है, नलिका टाइप का होता है। ये फ्लोएम उत्तक यानी फ्लोएम टिश्यू इसको बोलते हैं, ठीक, फ्लोएम टिश्यू। तो ये फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं ये क्या करेंगे? ये भी पेड़ पौधों में नलिका के टाइप का ही पाए जाते हैं, केशिका के टाइप का। देखिए कोशिका केशिका में कंफ्यूज आएगा नहीं, हम बता दिए हैं पिछले लेक्चर में, ठीक। तो ये भी पेड़ पौधों में केशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। अब ये जड़ से पूरा और पत्ते तक फैले रहते हैं, जाल टाइप में पूरा बिछे रहते हैं, सब इन सब का जाल बिछा होता है। अब देखिए, अब ये फ्लोएम जो है, फ्लोएम ये क्या करता है? तो ये भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करेगा बाबू? तो आज से याद रखना, फ्लोएम भोजन का परिवहन करेगा। जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, यानी कि जल का परिवहन कौन? तो जाइलम, और भोजन का परिवहन कौन? तो फ्लोएम, ठीक। अब यहां से आप याद रखना। दूसरा चीज, अब हम पढ़ेंगे पहले
जाइलम के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम क्या करेगा, जल का परिवहन करेगा। जाइलम जो होता है 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम फाइबर तथा जाइलम पैरेन्काइमा। इसका स्ट्रक्चर आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, वैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो बस देखिए, समझते जाइए। यहाँ पे वाहिका, वाहिनिका और जाइलम फाइबर तथा जाइलम पैरेन्काइमा, ये इसके 3 घटक होते हैं। घटक क्या होता है, देखिए किसी भी चीज का घटक बोला जाएगा ना, तो घटक का मतलब समझिएगा जो चीज से मतलब सामान बना हुआ है। जैसे हम किस चीज से बने हुए हैं, तो हमारा 2 पैर है, हमारा 2 हाथ है, हमारा पूरा शरीर है, धड़ है और सिर है, ये ना है। तो हमारा घटक कौन सी है, तो पैर है, हाथ है, हमारा धड़ है और सिर है, ये हमारे घटक हो गए। मतलब घटक का मतलब जिस चीजों से मिल करके वो कोई जो जिस सामान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किन किन चीजों से मिलके बना है, उसी को हम घटक बोल देंगे, ठीक। यहाँ पे घटक ये हो गया। तो जाइलम के घटक कौन कौन से हैं, तो वाहिका, वाहिनिका, जाइलम फाइबर तथा जाइलम पैरेन्काइमा, ये 4 चीजों से मिलकर के बना होता है जाइलम। अब ये जाइलम जो होता है जल का परिवहन करेगा, मतलब जल को एक जगह से दूसरे जगह, कहाँ से, जड़ से खींच करके और सिर तक पहुंचाएगा, पत्तियों तक पहुंचाएगा पेड़ पौधों की। अब इसमें सबसे मेन, इन चारों चीजों में सबसे मेन जो होता है वाहिका होता है और वाहिनिका, यही ज्यादातर हेल्प करते हैं जल का परिवहन करने में, जल को सोख करके ऊपर पहुंचाने में। तो देखिए यही जाइलम द्वारा, जाइलम बस समझिए एगो स्ट्रॉ है। जैसे स्ट्रॉ का मतलब समझते हैं, नारियल पानी पीने के लिए एगो स्ट्रॉ मिलता है, एगो पाइप मिलता है प्लास्टिक का, ठीक। वैसे ही एगो पाइप है पेड़ पौधा के अंदर, तो स्ट्रॉ को लगा करके खींचते हैं, बस नारियल पानी आने लगता है, ठीक, और हम पी लेते हैं। सेम वैसे ही जाइलम है, नली है, जो पेड़ पौधों के अंदर लगे हुए हैं सब बहुत मात्रा में, ठीक। अब इसमें जल का परिवहन होगा, मतलब जल ऊपर तक जाएगा, पत्तियों तक, बस इतना आप समझिएगा। अब देखो, अब पहले हमको मान लीजिए ये है आपका पेड़ पौधा, ठीक, ये है आपका पेड़ पौधा। तो इसमें यहाँ पे लगा हुआ है पाइप, कई ठे पाइप लगे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। अब पहले इस पाइप में पानी तो भरना तो होगा ना, तब तो ऊपर जाएगा पत्तियों तक। तो बाबू पानी कहाँ से सूखा जाता है, आप जानते हैं पानी का अवशोषण कहाँ से होता है, पेड़ पौधों में जड़ से। तभी तो हमको सिंचाई करना पड़ता है, नहीं तो ऊपर से छिड़क नहीं देते हैं। तो सिंचाई काहे करना पड़ता है, काहे से कि जड़ से पानी का अवशोषण होता है पेड़ पौधों में, नहीं तो हमको सिंचाई करना होता बस पानी का फुहारा मार देते, खत्म बातें हो जाता है, ठीक। तो इसलिए हमको जड़ में पानी देना पड़ता है किसी भी पेड़ पौधों के। तो जड़ से इसका मतलब कि पेड़ पौधों का जल का अवशोषण होता है जड़ से। अब पेड़ पौधों में जड़ में क्या होता है, तो जड़ किस टाइप से होते हैं, तो बड़का बड़का जड़ होंगे सब, इसमें से कई शाखाएं निकली होंगी सब, ठीक। तो हमको जड़ के बारे में तो यहाँ पढ़ना ही नहीं है, बस समझिए कि जड़ से अवशोषण कैसे होता है। तो जड़ में आप देखे होंगे किसी भी पेड़ पौधा के जड़ में पतले पतले रोएदार जड़ भी पाए जाते हैं, बहुत पतले पतले रोएदार है। मोटका एगो जड़ आया हुआ है, मोटका एगो जड़ आया हुआ है, इस पे आप देखेंगे ना रोआ रोआ टाइप का जड़ भी निकला होगा, बहुत पतला 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 एकदम। इस पतले पतले रोएदार जड़ को हम बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं बाबू, मूल रोम। अब इस रूट के अंदर बीच में होता है आपका जाइलम और फ्लोएम होंगे सब बीच में। और हमको अभी तो जाइलम से मतलब है, तो बस समझिए कि बीच में क्या है, जाइलम टिश्यू है, एक नलिका है जाइलम जो जल को ले जाएगा। अब इसके जाइलम के यहाँ देखिए ये दिख रहा है आपको, अगर हम जड़ को ऐसे काट दें बीच से तो हमको इसके मोटैया में इसी टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। इस बीच वाले में क्या है बाबू, इस बीच वाले में है आपका जाइलम और फ्लोएम, और इसमें ये जो ये दिख रहा है नीले कलर का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम कार्टेक्स। क्या बोलेंगे, कार्टेक्स। तो आज से याद रखना, इसमें ये जो बीच वाला भाग है ये कार्टेक्स कहलाता है। आपके स्क्रीन पे जड़ का स्ट्रक्चर भी आ रहा होगा, हम लगा देंगे वैसे। तो देखिए ये हो गया आपका कार्टेक्स भाग, और ये जो है ये रोमेदार जड़ है जिसको हम मूल रोम बोलते हैं। ये जड़ को हम काट के देख रहे हैं, मतलब ये जड़ जो है इसे था इस टाइप का, इसको हम काट दिए और काट करके ऐसे देख रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं।
तो ऐसे देख रहे हैं इसमें निकला हुआ है रोएदार स्ट्रक्चर जिसको हम बोल रहे हैं मूल रोम यानी टैप रूट जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक, अब इंग्लिश गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन हमारा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है तो समझ सकते हैं आप। देखिए, तो इसको टैप रूट बोला जाता है, ऐसे लिख देते हैं टैप रूट। ठीक, टैप रूट मतलब मूल रोम होता है। ठीक, अब देखिए टैप रूट मतलब मूल रोम। मूल रोम क्या करता है, यही जल का अवशोषण करता है, यही जो है जल को सोख करके, और देखिए जाइलम कहाँ पे है, इस बीचे में है, तो इसमें ले जाके पहुंचाना है तब तो ऊपर जाएगा। तो जाइलम लगा हुआ है जड़ में, लेकिन जाइलम में पहले पानी को भरना होगा तब जा करके जो जल है यानी पानी है शीर्ष तक जाएगा। अब होता क्या है, आप जानते हैं किसी भी जीव का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कौन चीज़ से? कोशिका से होता है। अब कोशिका के अंदर क्या क्या होता है? केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का सब चीज होते हैं, मतलब सभी कोशिकांग होते हैं। ठीक, इसका मतलब कि इस जड़ का निर्माण भी कोशिका से, ये जो जड़ है पेड़ पौधा का इसका भी निर्माण कोशिका से, ये जो मूल रोम है इसका भी निर्माण कोशिका से है कि नहीं? अब देखिए ये मूल रोम जो है इसका निर्माण क्या होता है? कोशिका से होता है। अब ये कोशिका है। अब मूल रोम की कोशिकाओं का एक विशेषता होता है। क्या विशेषता होता है? कि इसमें जो कोशिका द्रव भरा होता है, आप जानते हैं कोशिका के अंदर कुछ लिक्विड टाइप का भरा होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। ठीक, तो ये कोशिका द्रव क्या है? ये कोशिका द्रव एक प्रकार का लिक्विड है जो कोशिका के अंदर भरा रहता है। अब ये लिक्विड जो होता है इसका सांद्रण क्या होता है? इस कोशिका में जो लिक्विड भरा हुआ है, मूल रोम की कोशिका में जो कोशिका द्रव है, इसका सांद्रण बाह्य सांद्रण से अधिक होता है। आपको हवा नहीं लगा होगा, हम समझ रहे हैं। देखिए सांद्रण जहां भी शब्द आएगा, सांद्रण जहां भी शब्द आएगा, सांद्रण का मतलब होता है गाढ़ापन से। आप चीनी पानी का रस बना रहे हैं तो आप उसमें कितना चीनी डाल के रस बना रहे हैं उसका सांद्रण हो गया। अगर ढेर चीनी मिला के रस बना रहे हैं तो उसका सांद्रण ज्यादा है। अगर कम चीनी डालेंगे पंचुछुर हो जाएगा रसवा, उसको बोलेंगे कि कम सांद्रण वाला रस है। ठीक, शरबत कम सांद्रण वाला है। तो जो पंचुछुर शरबत है उसको बोलेंगे कि ये कम सांद्रण वाला शरबत है। और जिसमें खूब ज्यादा चीनी डाल के रस घोल रहे हैं, शरबत घोल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इसका सांद्रण ज्यादा है, मतलब इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, इसका गाढ़ापन ज्यादा है। ठीक, तो गाढ़ापन जो होता है इसके कोशिका द्रव का, किसके? इस मूल रोम में जो कोशिका है, मूल रोम किससे बना होगा? कोशिका से। इसके कोशिका द्रव का सांद्रण क्या होता है? अधिक होता है बाह्य सांद्रण से। मतलब मिट्टी में जो जल है उसका पतलापन ज्यादा होता है, इसका गाढ़ापन ज्यादा होता है। मतलब कि मिट्टी में जो जल उपस्थित है वो बहुत पतला होता है, एकदम पानी टाइप का होता है, मतलब बहुत उतना गाढ़ा नहीं होता, पतला होता है। लेकिन इसके अंदर, इस मूल रोम की कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव भरा हुआ है इसका सांद्रण अधिक है। सांद्रण अधिक का मतलब क्या हो गया कि ये बहुत गाढ़ा है। क्या है बाबू? गाढ़ा है। अब इस गाढ़ा द्रव में क्या होता है? यही जल प्रवेश कर जाता है। इसके गाढ़ेपन के कारण ये मिट्टी में रहेगा। जड़ जानते हैं आप, मिट्टी में रहेगा। ऐसे यहाँ पे ये मूल रोम जो जड़ में पाए जाते हैं वो माटी में रहेंगे सब। अभी माटी में है सब, मिट्टी में है सब, तो यहाँ पे मिट्टी में जल रहते हैं। अब जल का अवशोषण कैसे होगा? तो इसके अंदर जो कोशिका है मूल रोम के अंदर, वो कोशिका जो है इसके अंदर की कोशिका, मूल रोम के अंदर की कोशिका के अंदर का जो कोशिका द्रव है वो गाढ़ा है। क्या है बाबू? गाढ़ा है। जैसे चाशनी देखते होगे कई गो गाढ़ा होता है, रसगुल्ला का चाशनी जो होता है वो पतला होता है, जलेबी का देखोगे तो गाढ़ा होगा कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पे जो है ये समझिए कि बाहर वाला जो पानी है रसगुल्ला का चाशनी है, और जो कोशिका के अंदर है वो जलेबी का है, मतलब कि गाढ़ा है। ठीक, तो ये मतलब कि चाशनी से आप कंपेयर कर सकते हैं गाढ़ापन का। तो इसके अंदर की कोशिकाओं का सांद्रण, कोशिका द्रव्य का सांद्रण ज्यादा होता है, कोशिका द्रव का सांद्रण ज्यादा होता है, अधिक होता है, जिसकी वजह से द्रव जो जल है इसमें प्रवेश कर जाता है। अब यही हम कह देंगे कि द्रव इसमें प्रवेश कर जाता है तो आप नहीं मानेंगे। कहे से कि सांद्रण बढ़ने की वजह से कैसे इसमें जल प्रवेश करेगा, ये हमको नहीं यकीन होता। देखिए
यहाँ पे एक चीज आता है जिसको हम बोलते हैं परासरण, 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 ठीक, परासरण, ठीक। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक, ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको हम जब आरओ पढ़ा रहे थे, आरओ के बारे में समझा रहे थे, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, तो उसमें हम बताए थे आरओ मशीन जो फिल्टर होता है जिससे पानी साफ करके और पिया जाता है, उसके बारे में हम जब पढ़ा रहे थे, आपको बता रहे थे, तो वहाँ पे बताए थे ऑस्मोसिस के बारे में। लेकिन ये हमारे सिलेबस में है तो इसको हम इसमें भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए ऑस्मोसिस होता क्या है, यहाँ पे ये समझने के लिए हम ऑस्मोसिस हमको समझना पड़ेगा कि आखिर इसके गाढ़ापन से और इसके पतलापन से हमको क्या फर्क पड़ता है। आखिर पानी जो है बाहर है, हम समझ रहे हैं ये कम गाढ़ा है, और कोशिका द्रव जो है ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसके ज़्यादा गाढ़ा होने से और इसके पतले होने से इसमें प्रवेश कैसे कर गया, इसमें घुस कैसे गया, इस कोशिका में घुस कैसे गया, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो इसके बारे में जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा परासरण, परासरण, ठीक। ये परासरण होता क्या है, तो देखो बाबू, परासरण समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक चीज के बारे में। एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता क्या है, तो बाबू ये झिल्ली टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो बहुत पतला होता है, बहुत पतला। अब ये नहीं कि जो बाजार से आप पॉलीथीन लाते हैं वो पॉलीथीन नहीं है, उससे भी पतला, बहुत पतला। आप समझ सकते हैं प्याज के ऊपर जो होता है ना पॉलीथीन टाइप का उजड़ता है, उसी टाइप का, उससे भी हल्का पतले होगा, ठीक। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, उसको भी आप मान सकते हैं, प्याज के ऊपर से जो निकलता है उसको भी मान सकते हैं। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है इसकी एक खासियत होती है। खासियत क्या होती है, देखिए इसका खासियत समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा विलयन के बारे में, विलयन, विलयन के बारे में। विलयन में दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। अभी समझ में नहीं आएगा, देखिए हम समझा रहे हैं, विलायक, विलायक। देखिए विलयन होता क्या है, जब दो या दो चीजों को आपस में घोल देंगे ना, और पूरा घोल के एगो चीज बन जाएगा। जैसे चीनी और पानी को घोल रहे हैं तो एगो शरबत बन रहा है, ठीक। उसको ही नहीं बोलेंगे कि चीनी पानी है, ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे शरबत है, मतलब एगो चीज बन गया, दो चीज मिला करके एगो चीज बन गया। तो जब दो चीजों के मिश्रण से केवल एक और एक चीज बने तो उसको हम विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये सॉल्यूशन जो होता है इसमें एक टर्म आता है विलेय और विलायक, मतलब कि विलयन जो है दो चीजों से मिलकर के बना है, विलयन और विलायक। तो जो विलयन में पानी है, शरबत आप देख रहे हैं, तो शरबत में जो पानी है उसको हम बोल देंगे विलायक, यानी घोलने वाला, अपने अंदर विलय कर देगा, किसी भी चीज को घुला देगा अपने अंदर, तो उस चीज को हम विलायक बोलेंगे। कोई भी चीज हो अगर अपने अंदर किसी चीज को घोल रहा है तो उस चीज को हम विलायक बोल देंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो शरबत हम बना रहे हैं उसमें पानी जो है चीनी को घोल रहा है, तो हम पानी को विलायक बोल देंगे, ठीक। क्या बोल देंगे, पानी को विलायक बोल देंगे, ठीक। अब देखिए पानी को विलायक बोल दिया। अब विलेय क्या होता है, तो जिसको हम घोल रहे हैं उसको हम विलेय बोलेंगे, ठीक, विलेय बोलेंगे। अब विलेय क्या है, तो चीनी है जो घुल रहा है, विलेय हो रहा है, विलेय होना, कौन विलेय हो रहा है, तो चीनी विलेय हो रहा है, ठीक, तो इसलिए विलेय है। अब कौन घोल रहा है, कौन विलायक है, मतलब कौन इसको घोल रहा है, तो ये पानी इसको घोल रहा है, इसलिए विलायक है। तो विलेय और विलायक में कंफ्यूज मत होइएगा, विलेय जो घुल रहा है और विलायक जो घोल रहा है, ठीक। तो बस इतना ही है। अब अगर कंफ्यूज होइएगा ना तो बस समझिएगा जो ढेर रहेगा वो विलायक होगा और जो कम रहेगा वो विलेय होगा। अगर शरबत बनाना है हमको अगर शरबत बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा और चीनी कम। तो चीनी कम है इसलिए वो विलेय है, और जो पानी हो ज्यादा है इसलिए वो विलायक है, ठीक। तो इसे ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, वैसे हम लॉजिक आपको समझा ही दिए हैं। अब विलेय और विलायक आपको समझ में आ गया, और अब हमको अब समझना आसान हो जाएगा परासरण, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, परासरण।
परासरण में कितने चीज आप समझ गए। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली एक प्रकार की झिल्ली है, अभी इसकी विशेषता नहीं बताया है। अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। और तीसरा चीज हम समझ गए विलयन के बारे में। विलयन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, बस इन्हीं तीन चीजों के बारे में समझना था परासरण समझने के लिए, दो चीजों के बारे में। अब देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है ये पतली झिल्ली होती है, आप समझ गए। अब ये इसकी एक विशेषता होती है, इसकी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता ये होती है कि ये अपने आर पार किसी भी चीज को जाने नहीं देगी सिवाय विलायक के। मतलब कि ये अगर झिल्ली अगर किसी चीज के बीच में लगा दिया जाए तो ये किसी को अपने आर पार नहीं जाने देगी, बस विलायक को अपने आर पार जाने देती है। विलायक को मतलब कि जो घोलने वाला है, शरबत में जो पानी है विलायक है, तो ये अपने अंदर से विलायक को बस जाने देगी। यहाँ पे झिल्ली लगा हुआ है अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो अगर शरबत हम इधर रख दें तो इसमें से चीनी इधर ही रहेगा, लेकिन पानी इधर से इधर जा सकता है। लेकिन ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसकी खासियत है कि ये विलेय को अपने आर पार नहीं जाने देगी, इसको रोक के रखेगी, ठीक। और पानी को आर पार जाने देगी, कहाँ से कि विलायक है, तो विलायक को अपने आर पार जाने देती है और पानी को नहीं जाने देती है। बस इतना ही आपको समझना था। तो देखो अगर हम एक बर्तन ले लें, क्या ले लें? बर्तन ले लें, बीच में एगो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गेंद दे इस बर्तन को। अब इसमें एगो शरबत डाल दें, शरबत समझ रहे हो, शरबत मतलब ना चीनी और पानी का रस। अब इसको डाल दिए तो इसमें से जो चीनी है, चीनी जो है ये मान लीजिए ये आपका चीनी है जो घुला हुआ है इसमें, तो चीनी जो है इधर नहीं आ पाएगा, बस इधर पानी धीरे धीरे रिस करके आएगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की यही खासियत होती है। क्या होती है? यही खासियत होती है। और इसी चीज को हम बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं बाबू? परासरण। परासरण देखो यहाँ पे परासरण क्या है? परासरण मतलब ये डायरेक्टली रूप से यही परासरण नहीं होता है। अभी देखिए ये एक बर्तन ले लिए, इस बर्तन में बीच में लगा दिए आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इस अर्धपारगम्य झिल्ली में आप क्या किए? अर्धपारगम्य झिल्ली में आप क्या किए? इधर आप भर दिए चीनी और पानी का रस, ठीक। गाढ़ा मतलब चाशनी भर दिए, समझ लीजिए। इधर आप चाशनी भर दिए। अब चाशनी जैसे भरे, इसमें से अब मान लीजिए इस वाले साइड आप बस पानी भर दिए, मतलब कि आप समझ सकते हैं खाली पानी भर दिए, इसमें कुछ घोले नहीं। तो अब देखो इसमें सांद्रण किसका ज्यादा है? इसमें सांद्रण किसका ज्यादा है? तो बाबू जिसमें चीनी घोला गया है वो ज्यादा गाढ़ा होगा। गाढ़ा का मतलब सांद्रण से होता है कि नहीं? तो गाढ़ा का मतलब सांद्रण से, तो ये क्या है? गाढ़ा है मतलब इसका सांद्रण अधिक है, और ये जो है पानी है इसमें कुछ घुला ही नहीं है, ये पतला है मतलब इसका सांद्रण कम है। अब देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खासियत क्या? तो खासियत ये है कि अपने अंदर से बस विलायक को होकर जाने देगी, विलेय को नहीं। इसमें तो बस विलायक है, हमें कोनो विलेय है ये नहीं है, पानी वाला में कुछ विलेय है ये नहीं है, बस विलायक है, पानी है। तो ये पानी जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पार जाने लगेगी और इसका सांद्रण कम करने लगेगी, गाढ़ापन कम करने लगेगी। मतलब इस रस को, इस शरबत को पंचुचूर बनाने लगेगा। समझ रहे हो? पंचुचूर का मतलब कि पानी इसमें ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें से पानी जाने लगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के, और ये इसका आयतन बढ़ने लगा, मतलब ये बढ़ने लगा और ये कम होने लगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? जब किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निम्न सांद्रण वाला विलयन, देखिए जब किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ हम दो चीजों को रखते हैं, एक विलयन तथा दो विलयनों को रखते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी सेमी परमिएबल यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ अलग अलग विलयनों को रखते हैं, तो विलायक
जो होता है, जो मतलब विलयन की गति, ऐसे बोल सकते हैं विलयन की गति, ऐसे बोल सकते हैं, दोनों तरफ विलयन रखे हैं तो विलयन की गति निम्न सांद्रण स्थल से उच्च सांद्रण स्थल की ओर होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं परासरण यानी ऑस्मोसिस। अब इसका मतलब क्या है आपको अभी भी नहीं समझ में आया, हम समझ रहे हैं। देखिए इसका मतलब यही है, ये आप ले लीजिए एक बर्तन, इसमें आप बीच में लगा दीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बस अपने अंदर से विलायक को होकर जाने देती है। आप इधर आप भर दीजिए चीनी और पानी का रस, सॉरी मान लीजिए इधर भर दीजिए आप दूध और चीनी का रस, क्या भर दीजिए दूध और चीनी का रस, ठीक। अब इस दूध और चीनी के रस में तनी इसमें चीनियाँ ज़्यादा मिला दीजिएगा, इसका सांद्रण बढ़ा देना है, इसका सांद्रण आप बढ़ा दिए। अब इसका सांद्रण आप बढ़ा दिए मतलब गाढ़ा द्रव हो गया। अब इधर आप क्या किए, तो इधर आप पानी भर दिए और पानी में तनी मनी चीनी डाल दिए, ये भी विलयन बन गया। तनी मनी चीनी डाल दिए हल्का सा, तो ये भी विलयन बन गया। अब देखो जिसमें कम चीनी डाले हैं वो क्या है, उसका सांद्रण कम है, और जिसमें ज़्यादा डाले हैं उसका सांद्रण ज़्यादा है। तो जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कोई द्रव निम्न सांद्रण स्थल से उच्च सांद्रण स्थल की ओर गति करने लगता है तो उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसका मतलब क्या है, तो ये जो विलयन है इसका सांद्रण कम है, मतलब कि इसका मतलब मोटाई कम है, ये कम गाढ़ा है, पतला है, और ये जो है मोटा है यानी गाढ़ा है। तो इसमें से जो विलायक है, जो पानी है, वो क्या करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पार जाने लगेगा, कहे से कि विलायक को अपने अंदर से जाने देती है, और इधर से नहीं आएगा, इधर से नहीं आएगा, कहे से कि गाढ़ा द्रव इधर भरा हुआ, इसलिए इधर नहीं आएगा, तो इधर से इधर जाएगा। तो निम्न सांद्रण स्थल से, निम्न सांद्रण स्थल से मतलब कम गाढ़ेपन की ओर से ज्यादा गाढ़ेपन की ओर जब गति करने लगता है कोई द्रव, तो इसी को बोलते हैं परासरण, ठीक। अब इसमें से जो पानी है इधर गति करने लगेगा, चीनी इधर ये रह जाएगा कि नहीं। अभी हम आपको एक और बर्तन बनाए थे तो उसमें बताए थे कि एक तरफ आप चीनी और पानी का शरबत घोल दीजिए तो बस पानी इधर गति करने लगेगा, चीनी इधर ये रह जाएगा, बताए थे ना। सेम वैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सांद्रण इसका कम है इसलिए इसमें से पानी इधर जा रहा है लेकिन चीनी नहीं जा रहा है। कैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, अर्धपारगम्य झिल्ली जो है, ये अपने अंदर से विलेय को होकर के नहीं जाने देती है, यानी कि विलेय इसके अंदर से नहीं जाएगा, और चीनी इसमें क्या है, विलेय है, तो इसके अंदर से नहीं जा सकता है। तो ये हो गया आपका परासरण, ठीक। परासरण समझ में आ गया आपको। अब परासरण अगर समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया, खत्म हो गया आपका जो मतलब कि पानी को यहाँ पे जड़ में पहुँचाना आपका खत्म हो गया। कैसे, देखिए अभी हम बताए हैं कि मूल रोम की कोशिकाओं के कोशिका द्रव का जो सांद्रण होता है अधिक होता है, मतलब ज्यादा गाढ़ा होता है ये। और किसकी अपेक्षा ज्यादा गाढ़ा होता है, बाहर जो मिट्टी में हमारा पानी है उसके गाढ़ेपन से ज्यादा ये गाढ़ा होता है, मतलब इसके सांद्रण से ये ज्यादा सांद्रण होता है, इसका सांद्रण इससे ज्यादा होता है। क्या होता है बाबू, इसका सांद्रण यानी कि मूल रोम की कोशिका द्रव का सांद्रण बाह्य सांद्रण की अपेक्षा, बाह्य जल की सांद्रण की अपेक्षा अधिक होता है, यानी ज्यादा होता है ना, यही हम बताएं। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा, तो बाबू आप जानते हैं कि पेड़ पौधों की कोशिकाएं जो होती हैं उनके ऊपर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है, कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है, एक होता है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो देखो जो पेड़ पौधों की कोशिका होते हैं उस पर डबल कवरिंग, एगो कोशिका झिल्ली और एगो कोशिका भित्ति। तो अंदर वाला तो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला जो है कोशिका भित्ति है, यानी सेल वाल है, ठीक। अब ये सेल वाल जो होता है ये अर्धपारगम्य होता है, यानी सेमी परमिएबल है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही काम करेगा, ठीक। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सेम वही हो रहा है। देखो
यहाँ पे ये मूल रोम है, यहाँ पे पानी वानी भरा हुआ है, इसका सांद्रण कम है किसकी अपेक्षा, इसमें जो कोशिका है उसकी अपेक्षा। अब ये जो हम परासरण बताए हैं उसी के द्वारा जल इसमें प्रवेश कर जाएगा, ऐसे ही फिर से गति करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। और ये ब्लैक से जो आपको डॉट दिख रहा है यही है आपका जाइलम। तो जाइलम में जल भर गया, अब जल को ले जाना है पत्तियों तक। ठीक, कहाँ ले जाना है बाबू, पत्तियों तक। लेकिन आज हम पत्तियों तक ले जाएंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, जो आप देख नहीं पाएंगे लेक्चर, इसलिए मतलब बहुत आपका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। तो इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। देखिए ऑस्मोसिस से इसमें जल लोड हो गया, क्या हो गया, पानी यहाँ से ऑस्मोसिस हुआ यानी कि परासरण हुआ, और परासरण के द्वारा इसमें लोड हो गया पानी। और फिर से देखिए अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर कैसे गति होगा। मान लीजिए ये कोशिका हम यहाँ पे ले ली, तो इसके बगल वाली कोशिका का सांद्रण और ज़्यादा, इसके बगल वाली कोशिका का और ज़्यादा, इसके बगल वाली का और ज़्यादा, मतलब ऐसे ज़्यादा होता जाएगा, होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा। और कहाँ तक ज़्यादा होगा, तो इस जाइलम तक। ये मान लीजिए आपका जाइलम हो गया, तो ये जो पानी है, जल है, यहाँ से मूल रोम से और जाइलम तक कैसे पहुँचा, कहे से कि इससे ज़्यादा सांद्रण इसका, तो इस इधर से जो पानी है इसमें फिर प्रवेश करेगा। ठीक, इसमें प्रवेश करेगा, इसका सांद्रण बढ़ गया। अब इसमें जैसे प्रवेश किया, इसमें इस कोशिका में देखिए पहले से तो सभी कोशिकाओं का सांद्रण समान होता है पहले से। ठीक, अब सांद्रण समान है, सांद्रण का मतलब गाढ़ापन सेम है। अब मान लीजिए इसमें जल प्रवेश किया, पहले इसका गाढ़ापन ज्यादा था, सांद्रण सभी का समान था, सेम था। अब इसमें पानी प्रवेश किया, जब इसमें जब पानी घुसा तो इसका सांद्रण कम हो गया, यानी इसका जो कोशिका द्रव है ये पतला हो गया। क्या हो गया बाबू, पतला हो गया। तो मतलब कि पीछे वाली कोशिका से इसका सांद्रण कम हो गया, पीछे वाला तो वही इसका सांद्रण ज्यादा है, इसका कोशिका द्रव जो है अभी भी गाढ़ा है कि नहीं है, और इसमें पानी घुस गया मतलब ये पतला हो गया, तो इसका मतलब कि इसका सांद्रण कम हो गया। आप जानते हैं ऑस्मोसिस में क्या होता है, निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण, फिर इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो इसका सांद्रण कम, फिर इधर आएगा तो फिर इसका सांद्रण कम, ऐसे ऐसे गति करने लगेगा। अब देखिए फिर इसमें से जल अगर इसमें प्रवेश किया तो इसका सांद्रण फिर से बढ़ गया, फिर से बाहर से जल आएगा, एक दाब लगने लगेगा। क्या होगा, एक दाब लगने लगेगा द्रव का, जिससे द्रव गति करने लगेगा। देखिए कैसे दाब लग रहा है। परासरण अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई भी हमको बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, बस ऐसे 2 बिलियन को रख दीजिए, बीचवा में वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दीजिए, एक जो निम्न सांद्रण जिसका होगा उसका जो विलायक होगा उच्च सांद्रण की ओर गति करने लगेगा, मतलब कि जिसका गाढ़ापन ज्यादा होगा उधर गति करने लगेगा अपने आप। ठीक, अब देखो यहाँ पे जिस कोशिका को हम लिए जिसमें हमारा जल प्रवेश किया, जल जो है इस कोशिका में घुस गया। ठीक, अब जैसे इसमें घुसा इसका सांद्रण कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया, कोशिका द्रव पतला हो गया, पतला हुआ मतलब सांद्रण कम। तो जैसे सांद्रण कम हुआ, इसका सांद्रण पहले से था इसके बराबर, अब इसका सांद्रण कम मतलब इसका सांद्रण ज्यादा हो गया, बढ़ गया। ठीक, इसका कम हुआ तो इसका बढ़ जाएगा। अब इसमें फिर जल प्रवेश करेगा, लेकिन जल जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा फिर इसका सांद्रण फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसमें प्रवेश करता जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर से हम ध्यान दें, यहाँ से ऐसे तो जाइलम तक पहुँच जाएगा, फिर जाइलम जो है ऊपर कैसे ले जाएगा इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे समझिए कि जाइलम तक हम पहुँचा दिए। ठीक, जाइलम तक पहुँचा दिए। अब फिर से हुआ क्या, फिर से हुआ ये कि यहाँ पे जैसे जल इस कोशिका में प्रवेश किया, परासरण हुआ तो इसमें से इसमें प्रवेश किया तो इसका सांद्रण फिर से बढ़ गया, फिर से ये गाढ़ा होगा। कहाँ से कि इसमें से पानी इसमें कम हो गया, और जैसे पानी कम हो गया उसमें घुला हुआ पदार्थ तो उतना ही था, घुला हुआ पदार्थ इधर नहीं जा रहा है, मतलब कि विलेय इधर नहीं जा रहा है। कैसे कि विलेय को ये आर पार जाने की अनुमति नहीं देता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, तो इधर विलेय नहीं जा रहा है, तो घुला हुआ पदार्थ तो उतना ही है, लेकिन पानी कम हो गया। अब मान लो आप शरबत को लेकर के खौलाने लगे, पानी उड़ा दिए तो चाशनी बन जाता है, मोटा बन जाता है ना, सेम वैसे यहाँ पे पानी इधर चला जा रहा है, लेकिन है जो घुला हुआ इसमें पदार्थ है ये यहीं पे रह जा रहा है, जिसकी वजह से इसका सांद्रण फिर से बढ़ गया, फिर से ये जल सोखेगा। ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी, जिसकी वजह से पानी गति करता रहेगा, और गति कर रहा है मतलब प्रेशर लग रहा है, इसी की वजह से गति कर रहा है। इधर से प्रेशर लग रहा है, किसका प्रेशर, परासरण का, और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं मूल दाब, यानी जड़ों द्वारा लगाया गया दाब।
तो ये हो गया मूल दाब यानी जड़ों द्वारा लगाया गया दाब। अब छोटे छोटे पौधों में जो साग वगैरह होते हैं जिनमें तना वगैरह नहीं होता है, लगभग तना ना के बराबर होता है, जैसे छोटे छोटे पौधे वगैरह, साग हो गया, चौराई समझते हैं ना, चौराई जिसको हम पालक बोलते हैं। देखिए चौराई और पालक अलग अलग होता है मतलब। तो देखिए अगर मान लीजिए पालक का पौधा है तो पालक एक शाकीय पौधा है, छोटा सा। अब इसमें जो है इसी बल के द्वारा जल जो है ऊपर तक चला जाएगा। अब लंबा पौधा है तो उसके लिए ये दिक्कत हो जाता है, ये पराशरण दाब काम नहीं कर पाता है। कहाँ से कि बहुत वीक फोर्स है, कमजोर बल है, ज्यादातर मतलब ज्यादा धक्का नहीं दे पाएगा जल को ये पराशरण दाब। अब ये पराशरण दाब ज्यादा धक्का नहीं दे पाएगा तो अब हम कराएंगे जल का सरारोहण। क्या कराएंगे? जल का सरारोहण। जल का सरारोहण मतलब कि जड़ से जहां तक मतलब जाइलम से जल को ले जाकर के और शीर्ष तक पहुंचाना, पत्तियों तक पहुंचाना। तो शाकीय पौधों मतलब छोटे छोटे पौधों में ये ऐसे ही पहुंच जाता है पत्तों तक। किसके वजह से? पराशरण दाब की वजह से। लेकिन अब बड़े पौधों में ये नहीं पहुंच पाता है। वो जाइलम में एक प्रक्रिया होती है, इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, वाष्पोत्सर्जन। ठीक, वाष्पोत्सर्जन की वजह से ये जो है जल ऊपर चढ़ता है पेड़ पौधों में। अब मान लीजिए कोई वो पेड़ पौधा होता है 100 मीटर का, 200 मीटर का, ऐसे ऐसे होता है। उतना ऊपर चढ़ाने के लिए हमको अगर मोटर से अगर चढ़ाना हो तो बहुत ही पावरफुल मोटर लगाना पड़ेगा। ये पेड़ पौधा में अपने आप पे पलई पे पहुंच जाता है। कैसे? इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, जो हैंड रिटेन नोट्स है। PDF नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप वो जो हैंड रिटेन नोट्स है। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जाइलम में जल का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में उसके अगले लेक्चर में हम फ्लोएम में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।